कौन सा वक्त ज्यादा प्रभावी था? कि उन्होंने खाना खाते में हमको बुला लिया अंदर, सबके साथ बहुत अपनी भागीदारी करते थे। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प होकर मिलने वाला, उसको प्रेशर डाल के हमने पर्ची भेज दी अंदर। सिंधिया परिवार के खजाने के बारे में महल का अपना मानना है और अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहीं कहा है कुछ समाज सेवा के प्रकल्प अपने हाथ में लीजिए और काम करिए। उनको सिंधिया स्कूल, MITS, सिंधिया कन्या विद्यालय, AMI शिशु मंदिर और जूते ही पहने धड़ धड़ जीना चढ़ते हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ कि जिसमें। नमस्कार, मेरा नाम है शिरीन खान और आप देख रहे हैं सन समाचार। तो आज हम मौजूद हैं श्रीमती प्रवीणा पांडे मेमोरियल इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मीडिया एंड एक्सीलेंस में और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनका व्यक्तित्व पत्रकारिता और जनसेवा का एक अनूठा संगम है, जो न केवल दशकों से खबरों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम रहा है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनकी एक खास पहचान है। जी हाँ, तो हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ पत्रकार एवं जनसेवक डॉक्टर केशव पांडे जी। सर, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज एक बहुत खास दिन है क्योंकि आज जन्मदिन है ग्वालियर की सिंधिया राजघराने की मुखिया और भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। सिंधिया जी का ग्वालियर और देश की राजनीति में गहरा प्रभाव रहा है। क्योंकि केशव पांडे जी ने उनके साथ काफी वक्त गुजारा है, तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जी बताइए। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सिंधिया परिवार से जो वर्तमान जुड़ाव की नींव है वो कब रखी, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हो या राजमाता साहब, आप उनसे कब और किससे मिले और उनसे बात करने का अनुभव कैसा रहा? करीब 40 साल पहले जब स्टूडेंट लाइफ में था तब मुझे राजमाता साहब से मिलने का मौका मिला अपने मित्रों के साथ, और मुझे वो लगा कि वो राजमाता कम लोक माता ज़्यादा थी, हाईली डेमोक्रेट थी वो, और संवेदना से भरी हुई थी बिल्कुल। कभी भी कोई बात हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, कभी ग्वालियर के लोगों का, ग्वालियर संबल संभाग के लोगों का, और जहाँ तक राजघराना है बल्कि राजघराने की सीमाओं को भी तोड़ के उन्होंने अपने वैभव का पूरा लाभ, अपने जो उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो बहुत धार्मिक था। और उन्होंने, हम सब लोग जब मिले उनसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी हम अपने घर की अपनी माता से मिल रहे हैं। वो स्नेह उनने हम लोगों को दिया, बिठाला, हम लोगों से बातचीत की, परिचय किया, हम लोगों को वहाँ शरबत उन्होंने पिलवाया पहली बार जब हम लोग गए, और उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ समाज सेवा के प्रकल्प अपने हाथ में लीजिए और काम करिए, और मेरा जब आपको सहयोग की आवश्यकता हो और कोई बात हो तो आप हमेशा बेधड़क यहाँ महल में आ सकते हैं और आप मिल सकते हैं। हम लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि हम इतनी बड़ी शख्सियत से मिल रहे हैं जो पूरे इस राज परिवार की धुरी है, और उनमें इतनी शालीनता, इतनी सज्जनता, इतना एडिकेट मैनर और प्यार मोहब्बत इतना कूट कूट के भरा हुआ है जो साधारण तौर पे देखना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि इस राज परिवार के साथ मिलके, इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से अपने को आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। उसी दिशा में फिर हम बढ़ते चले गए, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और माननीय कैलाशवासी श्रीमंत सिंधिया जी से हमारा संपर्क हुआ जब मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था। ये सन लगभग 73-74 की बात होगी। तो रेड क्रॉस का एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग माधवराव सिंधिया साहब से टाइम लेके मिलने गए थे। उन दिनों हम रेड क्रॉस में काम करना चालू कर चुके थे और समाज की विभिन्न कामों में दिलचस्पी रखते थे। तो एक ईस्ट विंग है जो जयविलास पैलेस का, वहाँ उनका अपना ऑफिस हुआ करता था, और वहाँ वो समाज के तमाम डिफरेंट टाइप के जो लोग थे, चाहे वो खेलकूद वाले हों, चाहे वो समाज सेवा के लोग हों, चाहे वो राजनीति के लोग हों, किसी भी फील्ड में काम करने वाले लोग हों, उनको वो समय देकर उनसे मिलते रहते थे और उनसे फीडबैक लेते रहते थे कि हमारे शहर का, हमारे संभाग का, हमारे प्रदेश का क्या हाल है और इसको आगे और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो बड़े जनोन्मुखी व्यक्तित्व के धनी थे, और उनसे मिलने के बाद तो फिर ऐसा लगा कि अब ये जो चुंबकीय व्यक्तित्व है, मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रदेश में इतना कोई पर्सनैलिटी होगी इतनी बड़ी कि जिसके साथ मिलकर काम करा जाए। तो फिर हम इनके साथ
काम में जुट गए। महाराज का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिकेट में था, तो खेल की वजह से भी हम लोग साथ में रहते थे। बाकी वो सामाजिक कार्यों में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी, चाहे रामलीला हो, चाहे दुर्गा पूजा का मामला हो या रामलीला का मामला हो, कोई भी जो सामाजिक काम होते हैं, ताजिया का हो, तो वो विभिन्न विभिन्न कार्यों में सबके साथ बहुत अपनी भागीदारी करते थे और जो साथ में काम करते थे उनको वो बढ़ाते थे। कई ऐसे बहुत सारी श्रृंखला है, बहुत सारी सीरीज है, उनके नाम गिनना और उनके बारे में नाम लेके बात करना उचित नहीं है, कि जो बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल ज़मीनी लोग थे और उनको उन्होंने उठा के काफ़ी ऊंचाई तक विभिन्न विभिन्न पदों पर नवाजते हुए उनको ले गए और उनको आगे बढ़ा के उनकी पहचान उन्होंने बनाई। वो चाहते थे कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे खेल कूद में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक कार्य करते हो, उन सबको पैट्रनेज देना चाहिए। और वो बड़े अच्छे भाव से पैट्रनेज देते थे। लगातार उनके साथ बहुत साल काम किया और करते करते जो हमारी संस्थाएं थी वो उनको आशीर्वाद देने के लिए आते रहते थे। और वो रेल मंत्री रहे, वो सिविल एविएशन के मंत्री रहे, वो HRD के मंत्री रहे, वो क्रिकेट के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे और फिर ऑल इंडिया के भी अध्यक्ष बने BCCI के। ऐसा लगता था कि इतना बड़ा आदमी और इतना सरल और इतना साधारण तरीके से लोगों के साथ घुल मिल जाना, लोगों से मिलना। उनको मिलने के बाद एक बार जब कोई उनसे मिल लेता था तो वो कई दिन तक उसको नींद नहीं आती थी कि हम महाराज से मिल के आए हैं, महाराज ने हमको बात की है, महाराज ने हमारी पेटिंग की है, महाराज ने हमको अप्रिशिएट किया है। वो उस बात को दुनिया भर में अपने मित्रों से सब जगह शेयर करते करते थकता नहीं था। ऐसा उनका बहुत ही करिश्माई उनका व्यक्तित्व था और इतना स्नेह देते थे कि मैं आपको उनके अगर उदाहरण गिनाऊं तो एक बार किसी काम को लेके हम मिलने के लिए उनसे दिल्ली में रेल मंत्रालय में पहुंचे। तो वहाँ रेल मंत्रालय में जब हम पहुंचे तो वो लंच का टाइम था। हमको समझ नहीं थी ज़्यादा, कम उम्र होने की वजह से जो एक मैच्योरिटी रहती है, तो हमने उसको जो पर्ची भेजने वाला आदमी होता है दरवाजे पे, उसको कहा कि महाराज को ये पर्ची दे के आओ, हम आए। तो उसने कहा कि वो अभी लंच का टाइम है, अभी देना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक नहीं है तो वो नहीं बुलाएंगे हमको, और क्या होगा, जब बुलाएंगे तब चले जाएंगे, लेकिन आप दे के आओ। उसको प्रेशर डाल के हमने पर्ची भेज दी अंदर। हमने पर्ची भेजी तो देखिए कितना सुखद एक अनुभव हुआ, जो अनुभव सामान्य तौर पर नहीं होता है, कि उन्होंने खाना खाते में हमको बुला लिया अंदर। जब उन्होंने बुला लिया अंदर तो हमको अपनी गलती महसूस हुई कि इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था कि हम खाने को डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब करके इनसे बातचीत करें। तो हम वहाँ, उन्होंने कहा बैठ जाइए, तो हम बैठ गए। बैठने के बाद मैंने कहा कि महाराज वो कोई ज़रूरी काम नहीं है, हम तो ऐसे ही मिलने आए थे आपसे, और आप भोजन कर लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भोजन तो हो ही जाएगा, 2 रोटी खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रोटी आप खा लीजिए आप। मैंने कहा नहीं, आप पूरा भोजन अपना करिए। फिर तो बोले आप चाय कॉफ़ी क्या लेंगे बताइए। बात भी करते चलिए और कॉफ़ी मंगाई उन्होंने, कॉफ़ी पिलवाई। उनका कहना ये था कि आप हमारे घर के लोग हो, आप हमारे परिवार के लोग हो, आप कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है या ऐसे लोग नहीं है कि जिनको मैं रोकूं, आपके साथ में खाने पर भी बात कर सकता हूं। तो ये उनका बड़प्पन था। ये बड़प्पन सामान्य तौर पे लोगों के साथ कम देखा जाता है, कि जब वो भोजन करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम एकांत में करें, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सामान्य बात होती है। लेकिन मैंने उनका जो बड़ेपन होने की निशानी आपको बताई, वो ये मेरे जीवन में मेरे साथ घटित हुई घटना, वो ये घटना है जिसने मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव डाला कि बड़ा आदमी हर तरह से बड़ा होता है और वो कितना बड़ा होता है, ये नमूना वहाँ देखने को उस दिन मिला हमको। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जीवन का एक लंबा कार्यकाल उनके साथ हम लोगों ने गुजारा। तो कई बार हम लोग देखते थे कि वो तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, चुनाव का टाइम है, बुखार आ गया, कुछ आ गया,
तो अपने वो रेस्ट कर रहे हैं वहाँ, लेकिन ज़रूरी काम है, बात करना है, तो वो अपने जो उनका बेडरूम है वहाँ उन्होंने हमको बुलवाया। तो हमने ये ध्यान नहीं रखा कि इस बेडरूम में जाने से पहले जैसे जूते उतार के लोग जाते हैं, एक मैनर होता है एक, और इन्फेक्शन का डर रहता है ये सब पहन के जाने से। तो हम जल्दबाजी में जूते ही पहने धड़ धड़ जीना चढ़ते हुए और ऊपर पहुंच गए। तो उनके एक हाउस होल्ड पीएस थे महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो अब संसार में नहीं है, उन्होंने एकदम आवाज़ लगाई कि क्या पांडे जी आप चले जा रहे हैं और आपने जूते नहीं उतारे, जिन्हें जोर से आवाज़ लगाई। तो महाराज ने वो आवाज़ सुन ली। तो महाराज ने कहा अरे उनको मत रोकिए, आने दीजिए, कोई बात नहीं पांडे जी आप आ जाइए। तो कोई और होता तो वो डांट सकता था, कोई और होता तो ये कह सकता था कि भाई हाँ ये वो ठीक कह रहे हैं, आप ऐसा करिए। और उन्होंने ये लगा कि कहीं इसका मनोबल ना टूट जाए, ये दुखी ना हो जाए, इसका मन खराब ना हो जाए। बुलाया तो हमने ही है इनको, ये अपने मन से तो आए नहीं है। तो वहीं बैठ के उन्होंने, मैं जूते पहन के ही बैठे रहा, मैंने जूते नहीं उतारे और बातचीत हमारी होती रही। तो ये जो उनका बड़प्पन है। एक बार उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, राधा कृष्णन जी आए हुए थे, पैलेस में आए थे वो, और वो लोगों से परिचय करा रहे थे। तो परिचय में जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपने परिचय में कहा कि मैं फ्री प्रेस अखबार देखता हूँ। तो मैंने फ्री प्रेस इसलिए कहा कि वो फ्री प्रेस जर्नल एक बड़ा अखबार हुआ करता था, आज़ादी के आंदोलन से पहले का 1937 का पुराना अंग्रेजी अखबार था वो, जो कलकत्ता से और बॉम्बे से कई जगह से निकलता था। सदानंद जी उसके संपादक हुआ करते थे, उसको सब जानते थे, बड़े से बड़े लोग। तो महाराज ने कहा कि अरे वो फ्री प्रेस तो है, ये इनका एक बहुत अच्छा अखबार है, उसका नाम है केशव प्रयास, वो ये निकालते हैं, लेकिन जिस संकोच में आपको बता नहीं रहे कि छोटा अखबार है तो उसका पता नहीं आप उसे जान पाएंगे कि नहीं, इसलिए इन्होंने फ्री प्रेस की बात की है। तो उनका जो बड़प्पन था ना, वो पाना एक हर आदमी को नहीं मिलती है ये चीज़ें, ये उनके संस्कार थे, ये उनको इनबिल्ट मिला हुआ था और उसको वो मेंटेन कर रहे थे। और एक लिमिट से ज़्यादा अपने वो लोगों को आगे बढ़ाने का, उनको करने का वो प्रयास करते रहते थे। उनके साथ काफ़ी लंबा सफ़र, बहुत शानदार सफ़र हम लोगों ने गुजारा, और इतनी मेमोरी है कि अगर उस पर बोलना शुरू करें तो घंटों का हरि अनंत हरि कथा अनंता है। और मैं उनको याद कर करके जब उनका नाम लेते हैं तो हमको थोड़ा मन में बड़ा कष्ट होने लगता है, और हमको हमारे आँखों में बिना कुछ कहे वो आंसू आने लगते हैं। उनका इतना हमारे साथ भावनात्मक जुड़ाव था। तो अचानक देवगति से एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ कि जिसमें 2000 जन्म उसमें सितंबर में महाराज साहब का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें जब वो चले गए तो उसके बाद फिर राज घराने की प्रमुख जो कमान थी वो वर्तमान में महाराज सरदेव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संभाल ली थी, उन्होंने संभाली। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी ये कहना था कि पांडे जी आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप मेरे पापा के साथ बहुत रहे, आप बड़े महाराज के साथ बहुत रहे, आपने जो समय इतना गुजारा है, इतना हमको तो मौका ही नहीं मिला उनके पुत्र होने के नाते भी, क्योंकि मैं दून स्कूल में पढ़ा तो घर से बाहर रहता था। दून स्कूल के बाद मुझे अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ाई के लिए MBA के लिए जाना पड़ा, तब भी मैं बाहर रहा। और मैं जब यहाँ आया और मैं कुछ अपनी शुरुआत करता, उससे पहले ये एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ रहा है और आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं तो आपको ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ अपने से भी, ये उनका ज्योतिरादित्य जी का कहना था। तो सर आपने वर्षों के साथ सिंधिया जी का प्रभाव देखा है, जब वे कांग्रेस में थे तब भी और अब वे जब भाजपा में हैं तब भी। सर कौन सा वक्त ज़्यादा प्रभावी था? सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य जी की बात करें तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा ट्रांसपेरेंट व्यक्तित्व है और इतना काम करने वाला, मेहनत करने वाला, और रात को 2 बजे तक काम करना और सुबह 8 बजे से फिर काम करना, मतलब दिन रात अपने क्षेत्र के बारे में, अपने प्रदेश और देश के बारे में सोचना और काम करना। और उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो उन्होंने इकोनॉमिक्स की MBA की,
उसका पूरा लाभ जिस सरकार में वो रहे उन्होंने दिया। कांग्रेस में भी उन्होंने अपनी योग्यता का पूरा लाभ कांग्रेस सरकार को और इस देश को दिया। चाहे वो ऊर्जा मंत्री रहे हो, इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, चाहे वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में रहे हो तब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इंडस्ट्रीज में भी वो जब राज्य मंत्री रहे तब भी उन्होंने बहुत परचम फैलाया और बहुत अच्छा काम किया। काम की बात की जाए तो वो वर्क कल्चर के आदमी हैं, ये कहा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि ऐसे 10 मिनिस्टर अगर देश में इस कल्चर के हो जाएं तो 5 साल में ये देश कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है, ऐसा एक उनके बारे में सभी की धारणा है। और बिल्कुल वो अपने पिताजी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और उन्हीं को रोल मॉडल मानते हुए जैसे उनकी विकास में बहुत दिलचस्पी थी, उन्होंने ग्वालियर में मालनपुर बनाया, बामौर बनाया इंडस्ट्रियल। उसी तरह से अभी जो कल परसों शाह साहब आए थे और बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मीट हुआ है, तो उनकी ये मानना है कि बिना उद्योगों के किसी प्रदेश, देश और क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो वो इस क्षेत्र में तमाम सारे उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि जिससे ग्वालियर को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब वो काम आप देख सकते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा एरोड्रम बनाया जो केवल 15 महीने में बना दिया, जो 500 करोड़ का है। एक आध साल के अंदर आपको ग्वालियर का रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प होकर मिलने वाला है। जब आप उसको देखेंगे तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। ग्वालियर में उन्होंने ISBT बनाया। आप जानते हैं कि ग्वालियर में बस स्टैंडों की हालत कितनी खराब है। अगर वो थोड़े थोड़े चलने लगेगा, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है, तो ISBT बस स्टैंड बढ़ने से ग्वालियर की शोभा बढ़ेगी। ग्वालियर में उनसे पहले बड़े महाराज जो है IIITM लेके आए, IITM लेके आए, IHM लेके आए, सेंट्रल स्कूल के ट्रेनिंग सेंटर लेके आए। वैसे ही इन्होंने शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज खुलवाया। 1000 बिस्तर का जो अस्पताल है वो बनवा के चलवा दिया, जो आप देख रहे हैं जो चल रहा है। इसी तरह से अगर अपन गिनती करेंगे उन विकास कार्यों की, एलिवेटेड रोड है या आने वाले 6-8 महीने में पूरा हो जाएगा तो ग्वालियर का जो ट्रैफिक की अभी समस्या है, ये समस्या उससे दूर होगी। काम होते हैं उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन एक बड़ा काम हो रहा है। इसी तरह से जो 4 लेन का काम चल रहा है, 6 लेन का जो काम चल रहा है, ये सब जब काम ग्वालियर के आसपास चारों तरफ हो जाएंगे तो आप मानिए कि ग्वालियर अपने विकास की पायदान में मध्य प्रदेश में एक बड़ा स्थान प्राप्त कर लेगा। ये उन्हीं की ताकत है, उन्हीं का सोच है, और उन्हीं का जो काम के पीछे लगने का उनका जो ध्येय रहता है कि वो परसू बहुत करते हैं हर काम को, और अगर परसू ना करें तो इस देश में काम होते नहीं। ये उनका भी कहना है कि हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि फाइलों के पीछे घूमना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, क्लियर कराना पड़ती है, और काम लेट होते हैं यहाँ। उनको जल्दी कराने के लिए पीछे नहीं पड़ो तो काम होते नहीं है। अधिकारी उनसे बहुत इस बात से परेशान भी रहते हैं कि ये परसू बहुत करते हैं और काम जल्दी करने के लिए दबाव बहुत बनाते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि अगर मैं परसू ना करूं और ये सब दबाव ना बनाऊं काम करने के लिए, तो ये काम जो 1 साल में होना चाहिए वो 2 साल और 3 साल में और लेट होते हैं, जिससे जनता को उससे बहुत तकलीफ होती है। ग्वालियर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत पैसा दिलाया है। स्मार्ट सिटी की बात करी उन्होंने। ग्वालियर में अभी एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया जो 200 करोड़ का क्रिकेट का एक स्टेडियम शंकरपुर में बनाया। आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बांग्लादेश का मैच भी हुआ है। 35-40 हज़ार लोग उसमें बैठ जाते हैं, और अभी उसमें करीब 50-60 करोड़ रुपया और लगना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से पाइपलाइन में अभी बहुत सारे काम हैं। सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, केंद्रीय मंत्री बदलते हैं, तो जो काम की रफ्तार है उस पर भी उसका असर आता है। उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी अधिकारी को अपने कोई व्यक्तिगत काम कभी नहीं बताते, और उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी कोई ऐसे काम उन्हें नहीं बता सकते जो नियम कानून के संगत ना हो। अगर अन्याय हो रहा है तो वो उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन जैसा आमतौर पर राजनीतिक लोग अपने गलत काम कराने के लिए अधिकारियों पर और मंत्रियों पर दबाव डाल के करा के और उससे दूसरे काम करते हैं जो सर्वविदित है, जिसकी वजह से बदनामी भी होती है। सिंधिया जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो इन सब से बहुत अपने को दूर रख के एक सार्वजनिक हित में बड़े बड़े काम करते हैं।
और उनकी संवेदना का तो मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज़बरदस्त है कि सुबह आप बंगले पर जाएं दिल्ली में या ग्वालियर में आएँ तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में किसी को भर्ती होना है, किसी का कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी का कोई परेशानी है, तो उसको वो आगे बढ़ चढ़ के उसको एडमिशन कराना, उसका ऑपरेशन कराना, उसका इलाज कराना। और वो ये कहते हैं कि मेरे लिए सड़क बनने से ज़्यादा या किसी बड़े प्रोजेक्ट के बनने से ज़्यादा इनकी जान मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो मैं वो सेवा करता हूं और ये सेवा मैं अपने को कर्तव्य मान के करता हूं। मैं ये मान के नहीं करता कि ये कोई मैं एहसान कर रहा हूं या मैं ये कोई आप कृपा या दया कर रहा हूं। ये अपनी ड्यूटी समझ के कि भाई ये लोग जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है और इनको अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इनका नुकसान हो सकता है, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीवन में इन लोगों के लिए देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। सिद्धिया जी की याददाश्त बहुत अच्छी है, एक बार आपसे मिल लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं वो। ये उनका है, एकदम पहचान लेंगे। लाखों लोगों को वो बाई नेम जानते हैं, जो एक अच्छे नेता का एक गुण होता है। वो बीच भीड़ में हजारों की मैं आपको कहेंगे, शिरीन कैसी हो, कैसा चल रहा है, करण जी आप कैसे हैं, देवेंद्र जी आप कैसे हैं, पांडे जी, और बड़ा अपनत्व के साथ बात करते हैं। आप उनको शिक्षा में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वो विरासत में उनको सिंधिया स्कूल, MITS, सिंधिया कन्या विद्यालय, AMI शिशु मंदिर और विदिशा का SATI कॉलेज, जो बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर हैं, उन्हें मिले हुए हैं, जिनको वो बखूबी बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। आज पूरे देश में इन संस्थाओं का नाम है, उसमें सिंधिया जी का जो एक विजन है वो काम कर रहा है। सर, आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पहली मुलाकात कब हुई थी और आप लोगों का पहला राजनीतिक दौरा कौन सा था? राजनीतिक दौरा तो जब वो राजनीति में आ गए तभी हुआ है, लेकिन जब वो राजनीति में नहीं भी आए थे तब जब बड़े महाराज चुनाव लड़े तो जो बाई इलेक्शन एक हुआ था, जिसका फोटो भी अपने ऑफिस में लगा हुआ है, और उनके ऊपर एक आरोप लगा के उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था जब वो HRD मंत्री थे। तो फिर वो बाई इलेक्शन उनको ग्वालियर से सूरत चुनाव चिन्ह पे उन्होंने अपनी एक विकास, मध्य प्रदेश विकास पार्टी बनाई थी, जिसके बैनर पर वो लड़े थे। और उसमें जब ये बहुत कम उम्र के थे, मुझे लगता है कि ये 20-22 साल के होंगे, उस वक़्त बड़े महाराज इनको हमारे साथ भेजते थे मीटिंग करने के लिए, कि जो छोटी मीटिंग होती हैं और ग्रुप मीटिंग्स होती हैं उसमें आप इनको ले जाइए। तब हम इनको कई मीटिंग्स में कई जगह इनको साथ में लेके गए। तो वो याददाश्त हमारे साथ अभी भी हैं और हमने उनको बहुत संजो के रखा हुआ है। और मैंने देखा है इनका पिकअप बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम बात को जल्दी समझ जाते हैं। आप अपनी बात को शुरू करें उससे पहले वो आपकी बात को पकड़ लेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत फास्ट काम करने की उनकी जो एक पद्धति है, ये है कि वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा मिनट, सेकंड्स में वो लोगों से बात करते हैं। तो और इसलिए करते हैं कि प्रेशर ज़्यादा है, काम को निपटाना है। अगर लंबी बात करेंगे तो काम हो नहीं पाएगा और अधिक लोगों से मिल नहीं पाएंगे। इसके अलावा वो एक बात जो कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मुझे अच्छी लगी, कि उनका कहना ये है कि पांडे जी 100 लोग मिलने आते हैं, अगर आप अंदाज लगाएं तो 100 में से 90 लोग एक दूसरे की बुराई करने, आलोचना करने, कमी दिखाने, और ये जो व्यवहार है वो बहुत ठीक नहीं है। पुराने लोगों को, सीनियर लोगों को कुछ रचनात्मक बात करना चाहिए, कुछ एजेंडा विकास के लिए बात करना चाहिए, कुछ अन्य बातें करना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को हमसे उनको बुराई करके अलग कराने की कोशिश वो करते रहते हैं, जो मुझे बहुत नागवार लगती है और मैं कभी इसको प्रश्रय नहीं देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेता जो होते हैं वो कान के बहुत कच्चे होते हैं और लोग उनसे चुगली शिकायत करके लोगों का नुकसान करा के अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को वो कभी ज़्यादा प्रश्रय नहीं देते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। होता ये है कि लोग चुगली कर करके अपना काम करा के और दूसरों को उनसे अलग करने का प्रयास करते हैं। ये वो उससे बचे हुए हैं, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है।
और दूसरा ये है कि आप उनके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इतना उनका जो राजनीति में काम करने का ढंग है, वो एनर्जी को पैदा बहुत जल्दी करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत लोग उनके साथ जाते हैं और उस एनर्जी को डाइजेस्ट भी करना उनको आता है। वो बहुत सारे लोग क्या है कि एनर्जी उनको भगवान कृपा से मिल गई, प्रारब्ध था, भाग्य था, परिस्थितियाँ थी तो वो बड़े बन गए, लेकिन वो बड़े बन जाते हैं तो बड़े बनते ही उनके दिमाग खराब हो जाते हैं और वो अपना व्यवहार, अपना आचार विचार सब कुछ बदल देते हैं। जनता के बीच में वो जनता के लोग आदमी ना रह के वो समझते हैं कि हम अब जनता से बहुत ऊपर हैं, जनता हमारी गुलाम है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका बिल्कुल उल्टा उदाहरण है। वो इतने बड़े पदों पे होने के बाद, इतने बड़े घराने होने के बाद, मैं बताता हूँ आपको कि हमारा उनके यहाँ परिवार में जब दशहरे का प्रोग्राम करते हैं तो शहर के प्रमुख सिटीजन्स जो होते हैं शहर के, उनको बुलाते हैं, कुछ विशिष्ट अधिकारी आते हैं, उसमें नेता लोगों को नहीं बुलाया जाता है। तो आप अगर उसमें देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, जो खाने की टेबल होती है जहाँ प्लेट्स लगाई जाती हैं, उन प्लेट्स को वो खुद खड़े होकर अपने हाथ से सबको देते हैं और खुद भी देते हैं। महारानी साहब भी साथ में रहती हैं और बच्चा और बच्ची ये दोनों रहते हैं, उनसे भी वो साथ में एक एक व्यक्ति से खुद अपने हाथ से उसको प्लेट देना, उसको चम्मच देना और उससे रिक्वेस्ट करना कि आप ये चीज़ खाइए, बहुत अच्छी है, ये करिए, ऐसे करिए। और जब तक पूरा खाना नहीं हो जाएगा तब तक वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, अमूमन वो सबसे आखिरी में बाद में ही खाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये एक बड़े हाईली कल्चर होने का एक बड़ा नमूना है, बड़ा एक जो उनकी परंपरा है वो है। हम और आप अब तमाम लंच करते हैं, तमाम डिनर करते हैं, तमाम अपने फंक्शनों में होते हैं, तो किसी को प्लेट उठा के थोड़ी देते हैं। सब अपनी आइए 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 और अपनी प्लेट लोग उठाते हैं, अपना खाना चालू कर देते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखी जा सकती हैं। पिता का निधन एक पुत्र के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायी और पीड़ादायी होता है। इस सदमे से उभरना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो इस कठिन समय में सिंधिया जी ने कैसे अपनी राजनीति और जनसेवा की जो घर की परंपरा थी उसे कैसे आगे बढ़ाया, क्योंकि इससे पहले वे राजनीति से दूर नौकरी में थे। देखिए, जो एक घर का मुखिया होता है, उनके पिताजी के असामयिक निधन होने के बाद उनके ऊपर एक मुखिया की जिम्मेदारी आ गई। तो एक मुखिया की जब जिम्मेदारी आ जाती है तो एक बहुत बड़ा एक काम ऐसा हो जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है कि यदि वो अपने को संयम में नहीं रखेगा, अपने को अंदर ही अंदर उनको, और सबको बहुत दुख रहा, उनको भी ऐसा नहीं है, काफ़ी परेशान रहे, बहुत ही, जो इतना बड़ा साम्राज्य है जो उनको विरासत में मिला, उसको उनको चलाना है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी और परिवार के लोग हैं, उन सबको भी उनको साथ में लेके चलना है, उनको ढाढ़स देना है, उनको ताकत देना है। तो अगर मुखिया ताकत नहीं दे पाएगा, अगर मुखिया इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए और आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर तमाम सारी दिक्कतें सामने आने लगती हैं और तमाम बिखराव हो जाता है। लेकिन सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य जी ने, ये उनकी प्रशंसा की जाए कि बहुत कम उम्र में, जब उनको घर परिवार चलाने की कोई चिंता थी नहीं, क्योंकि उनके पिताजी सब संभाल रहे थे, उनकी माताजी सब संभाल रही थी, उनको तो पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई के बाद मॉर्गन स्टैनले में काम करने का जो अवसर था, वो जो इनके घर में परिवार में पढ़ाई लिखाई के बाद सबको करना पड़ता है, वो कर रहे थे। और अचानक ये सब हुआ तो उन्होंने उसको बहुत ही दूरदृष्टि से, बहुत ही शालीनता से, गंभीरता से उस सब चीज़ को लिया और लेने के बाद उसको निभाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, जिसमें ईश्वर ने उनको सफलता दी। और उन्होंने अपने पिता को रोल मॉडल मान के ये तय किया कि मुझे अब इनकी प्रेरणा से जो कुछ इन्होंने किया है उससे और अच्छा काम करके अब उनका नाम बढ़ाना है, इस परिवार का नाम बढ़ाना है, और उसमें वो सफल हुए।
इसके अलावा जो काम वो करना चाहते थे और जो छूट गए थे, जो आधे अधूरे रह गए थे, उन सबको उन्होंने उसकी लिस्टिंग करके और पुराने लोगों से बात करके सब चीज़ों को एकत्रित करके उनको उन्होंने पूरा करना शुरू किया। और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उन सबको साथ जोड़ने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की, उनको बुलाया, उनको समझाया कि वो ऐसा ना हो कि बड़े महाराज अब नहीं है तो वो सिंधिया परिवार को छोड़ के अपने घर बैठ जाएं। तो ये काम उन्होंने बखूबी किया और आज भी वो उसको कर रहे हैं। तो पुरानी टीम जो बड़े महाराज के साथ थी वो तो इनके साथ 90% में कह सकता हूँ कि है, और नए लोगों की टीम भी उन्होंने खड़ी की है। और एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन को खड़ा करना पड़ता ही है, तो उसमें वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और चौं दिशाओं में चारों तरफ उनकी इस बात की प्रशंसा है। और उनको मैंने जैसा पहले कहा कि एक वर्क कल्चर का व्यक्तित्व माना जाता है। तो जो वर्क कल्चर के लोग होते हैं वो काम को प्राथमिकता देते हैं, बाकी चीज़ों को प्राथमिकता कम देते हैं। और जब काम को प्राथमिकता देंगे तो काम होंगे, जनता को उससे सहूलियत मिलेगी, लोगों का जीवन स्तर उससे सुधरेगा। तो इसी दिशा में वो निरंतर मुतवातिर काम करने में लगे हुए हैं। आजकल हम देखें तो राजनीति सिर्फ ठेकेदारी की या सिर्फ चेहरा दिखाने की रह गई है। पहले एक दौर था जब नेता अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करने की जगह बिल्कुल ठीक बात है। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। ऐसे में मतलब सिंधिया जी की जो राजनीति और जनसेवा उसमें कितना अंतर है? सिंधिया जी की जो राजनीति है वो राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, ये वो कहते हैं। राजनीति सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है उनके लिए। उस प्लेटफॉर्म पर वो सेवा के कार्य जो होते हैं राजनीति में, राजनीति के लिए वो राजनीति कभी नहीं करते, ये वो खुद भी कहते हैं, बड़े महाराज भी कहते थे। और ये भी उसी दिशा में लगातार जा रहे हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि राजनीतिक पार्टी के साथ काम करना माने हमारा उसका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के आधार पर हम जनता की सेवा करना हमारा काम है, राजनीति करना हमारा काम नहीं है। और जब उनके मान सम्मान पर कोई चोट पहुंचती है, उनको आहत करता है, उनको अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के और जनता के साथ विमुख होता है, तो वो अगर उस सत्ता में उनको वो रास नहीं आती है तो वो अपनी दादी की तरह, जैसे उन्होंने गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और डीपी मिश्रा की सरकार उन्होंने गिराई और पूरे देश में फिर सरकारें गिरी, उसी तरह से उनका जब मान सम्मान आहत हुआ। कांग्रेस में जनता के साथ जो वायदे किए थे पार्टी ने वो नहीं कर पा रही थी, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, हाई हैंडेडनेस हो रही थी और उनको अनसुना करके और उनको ये कह के कि अरे ये तो बच्चा है, ये लड़का है, ये क्या करेगा, इस तरह की बातें करके जो उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा था और उनको अपमानित करने का भी जो प्रयास किया जा रहा था, तो वो उसको उन्होंने अपनी दादी की तरह उसमें अपने को रिवोल्ट करके और उन्होंने ये करके दिखाया कि इस लेवल पे और इस बात से जाके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि जहाँ अपना मान सम्मान भी ना रखा जाए और जनता के साथ जो काम कर रहे हैं जिस पार्टी में वो काम, जिसने जो घोषणाएं की हैं वो ना करे। तो हम जनता के साथ हैं और जनता के साथ ही रह के काम करना चाहते हैं। दल हमारा केवल राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म के रूप में है। तो जो माधवराव सिंधिया जी थे उन्होंने 1971 में जनसंघ से पहला चुनाव लड़ा, जिसके बाद 1984 में उन्हें मंत्री पद मिला। किंतु लेकिन हम वही बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो 2003 में उन्होंने चुनाव जीता। इसके बाद 2008 में उन्हें मंत्री पद मिला। तो आपने तो पिता पुत्र दोनों का वर्किंग स्टाइल देखा है, तो मतलब आप उनके दोनों के वर्किंग स्टाइल में कितना अंतर है? आज के हिसाब से अगर उसे देखें तो प्रोफेशनली बात करें तो साइंटिफिक अप्रोच से और कॉरपोरेट और प्रोफेशनल ढंग से
चीज़ों को कैसे व्यवस्थित ढंग से टाइम बाउंड तरीके से निपटाया जाए और किया जाए, ये काम करने की पद्धति माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आज है और उसमें वो बिल्कुल सफल है और उसको परिमार्जित करते जा रहे हैं और उसके नतीजे हम और आप सब देख रहे हैं। और वो एक ऐसा दैदीप्यमान सूरज है और कि जिसे बहुत अभी आगे जाना है। लोगों की निगाहें उनके ऊपर हैं, पूरे देश की निगाहें हैं। कल आपने देखा होगा कि जब अमित शाह जी ने उनको राजा साहब करके जब संबोधित किया तो पूरा ग्वालियर ताली बजा रहा था वहाँ। तो उनकी जो एक मान है, उनका जो एक सम्मान है, वो सर्वोपरि है और उसी को वो ध्यान में रख के काम करते हैं और एक लेवल से जाके नीचे कोई घटिया राजनीति में उनका कोई विश्वास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अर्थशास्त्र की शिक्षा ली, जैसा कि आपने बताया मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में उन्होंने अपनी सेवा भी दी। तो सर, आपको उनमें उनके जीवन के क्षण में उन्हें एक वित्तीय विशेषज्ञ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एक छवि दिखाई दी। उन्होंने जब पार्लियामेंट में जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने बजट के टाइम पे भाषण का उनको मौका दिया गया था बोलने के लिए। तो जब वो बजट पे बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है। उतनी योग्यता के साथ उन्होंने उसका एनालिसिस किया, उसको प्रस्तुत किया और उसकी प्रशंसा पूरे देश भर में हुई। तो वो जो उनकी एक आर्थिक समझ है, जो उन्होंने पढ़ी लिखी और उसकी तरफ उनका ध्यान रहता है, उनका मानना ये है कि जब तक देश औद्योगिक रूप से मजबूत नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक किसी भी देश को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नई चीज़ें अच्छी हैं जो अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उन परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन परंपराओं को मानते हुए उनको साथ में लेके हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। हो जा रहा है कि अब जो नई पीढ़ी है वो पुरानी परंपराओं से अलग होती जा रही है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, जो सनातन परंपराएं थी, जो हमको मिली है विरासत में, ये भी वैज्ञानिक थी सब। और वो उसका जहाँ जब वो कोई कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसका उल्लेख भी वो करते हैं। तो लोग उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और सब्जेक्ट कोई भी हो वो उसको बिल्कुल पढ़ते लिखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और जब मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं तो उनकी एक विशेषता ये है कि वो उस सब्जेक्ट में जब तक खुद अपने आप को पारंगत नहीं कर लेते तब तक वो मीटिंग करते नहीं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आईएएस अधिकारी हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं जो सामान्य पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे जो नेता मंत्री बन जाते हैं, उनको वो किसी तरह से भी अपने ढंग से चला लेते हैं। सिंधिया जी के साथ काम करना तभी संभव है कि जब वो खुद अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आए, मेहनत करें, काम करें और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, नहीं तो उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। सर, सिंधिया परिवार के खजाने के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है, आपने भी सुनी ही होंगी। तो सर, आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, तो उससे जो उनका ये एक व्यक्तिगत और उनका एक महल का अपना मानना है और अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहीं कहा है कि मुझे भी नहीं मालूम है कि उसमें क्या है और ऐसी कोई चीज़ तो मुझे नहीं लग रही है कि जो कोई अजूबा हो। बाकी खजाने तो राजघराने में हुए ही करते थे, वो खजाने और महत्वपूर्ण चीज़ें तो इन तहखानों में और जो होते थे उनमें रखे ही जाते थे और भी जो महत्वपूर्ण वैल्यूएबल्स होते हैं वो रखने के लिए जो बनाए जाते थे, ऐसा उन्होंने कहा। अंत में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी सांझ समाचार के साथ। धन्यवाद।